तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा सेट सेट क्या होता है। देखो, सेट को समझने से पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझ लो। जैसे मेरा एरे था, ठीक है, जैसे मेरा एरे था, फिर मेरे पास वेक्टर था, ठीक है, और कौन कौन सा हमने कंटेनर पढ़ा है उसमें, और हमने पढ़ा है अभी तक मेन इंपॉर्टेंट हम लोग दोनों यही वेक्टर अभी तक पढ़ा है हमने, एरे और वेक्टर पढ़ा है। और सारे उसमें बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो एरे और वेक्टर थे ये सारे सीक्वेंस कंटेनर थे। सीक्वेंस कंटेनर। अब सीक्वेंस कंटेनर में क्या होता है कि देखो, तुम एलिमेंट्स तो रख सकते हो, तुम एलिमेंट्स रख सकते हो, उसके साथ साथ जो है मतलब वो कोई की को फॉलो नहीं करता, ठीक है, मतलब वहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है कि तुम की को फॉलो करो। लेकिन ये जो सेट है वो आपका एसोसिएटिव कंटेनर है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि यहाँ पर की को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। की क्या होता है? की मतलब एक, जैसे हमने पेयर पढ़ा था, तो पेयर में हमने पढ़ा था फर्स्ट होता है उसका और सेकंड होता है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो एक तरह का की हो जाता है, ठीक है। अगर आपने पाइथन में भी अगर कहीं पे पढ़ा है की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में, तो वहाँ पर उसी से रिलेटेड ये की है कुछ, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि ऐसा चीज़ है जो इम्पोर्टेंस का है, ये यूनिक रहेगा, या फिर हाँ ये यूनिक रहता है की। दूसरा चीज़, ये ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है। एसोसिएटिव कंटेनर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव कंटेनर होता है सेट। दो मेन एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं आपके पास, एक तो अभी हम पढ़ रहे हैं सेट, दूसरा होता है आपके पास मैप, ठीक है। तो ये दो आपके एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सेट को पढ़ रहे हैं। चलो, अब सेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अपना जो सेट रहेगा वो ऑर्डर्ड रहेगा। इसका मतलब वो एक ऑर्डर को फॉलो करेगा, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग को फॉलो करता है, डिसेंडिंग करने का तरीका भी होता है, वो हम आपको बताएंगे। दूसरा चीज़, अब जाहिर सी बात है कि चूंकि ये ऑर्डर्ड है तो ये सॉर्टेड भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ अगर ऑर्डर्ड है मतलब वो सॉर्टेड भी है। ऑर्डर होने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इंक्री थी, सॉर्टेड होना, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है यानी कि वो सॉर्टेड ही है, ठीक है। तीसरा चीज़, यूनिकनेस होगा, मतलब हर एक जो उसमें की होगा या एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा। ये चीज़ याद रखना, मतलब दो सेम वैल्यूज़ के एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हो सकता आपके सेट में, ठीक है। सेट का बहुत सारा वेरिएंट होता है, जैसे कि एक तो अपना सिंपल सा सेट है, दूसरा अपना मल्टी सेट है, ठीक है, मल्टी सेट है, फिर लास्ट में आपका अनऑर्डर्ड सेट है। तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे। अनऑर्डर्ड सेट हो गया, फिर अनऑर्डर्ड मल्टी सेट हो गया, ठीक है। तो ये चार वैरायटी है, चारों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सेट आपको बता देंगे, फिर मल्टी सेट आपको हम बता देंगे शॉर्ट में कि क्या होता है, अनऑर्डर्ड बता देंगे और अनऑर्डर्ड बता देंगे, ठीक है। चलो, तो यूनिक हो गया। तीसरा चीज़, वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर का जो वैल्यू आपने स्टार्टिंग में रखा है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो बाद में, वैल्यू कांट बी चेंज्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है अपने सेट के। तो आई होप आपको सेट का प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सीधा प्रोग्राम में कि यहाँ पर किस तरह से इसमें हम सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो सेट यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम है होता है सेट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और एक सेट बनाते हैं। सेट बनाने का तरीका है, सेट कीवर्ड का यूज़ करो, किस टाइप के वैल्यूज़ इसके अंदर रहेंगे, और फिर यहाँ पर आप सेट का कोई वेरिएबल का नेम दे दो, फिर सेट को डिफाइन कर दो, ठीक है। तो अगर देखो, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, अभी हम एक ऐसे एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है आपका सेट को इनिशलाइज करने का। दूसरा तरीका क्या है, ये इक्वल टू को हटा दो, इसको ब्रैकेट में रख दो, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ये हर बार हमने देखा ये चीज़ होता है। अब एक चीज़ देखो, यही जो सेट अभी हमने बनाया है इसको एक बार हम प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एक फंक्शन बना लेते हैं प्रिंट कराने के लिए, वर्ड प्रिंट नाम का। इसके अंदर आने वाला है आपके पास सेट, जो कि इंटीजर टाइप का डेटा को कंटेन करेगा। सेट इंट, इसका नाम भी हम ऐसे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर हम यहाँ पर लूप चला देंगे, और ऑटो आई इन सेट सी आउट आई, एक स्पेस और सी आउट हैंडल, ठीक है। इसको हम लोग अब बाय एड्रेस पास कर देते हैं। चलो, अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट एस।
देखना यहाँ पर आपको आउटपुट किस तरह से मिलेगा। हमने यहाँ पर डाला है भले ही किसी भी ऑर्डर में, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने सेट को ऑर्डर कर दे रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हो ये 3657 हमने किसी भी ऑर्डर में डाला है, लेकिन ये जब प्रिंट कर रहा है तो ये इसने ऑर्डर कर दिया। तो ये आपको पता चला कि अभी देखो हमने कोई सॉर्ट फंक्शन लगाया भी नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चला कि हाँ, सेट में आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद से सॉर्ट कर देता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और समझो, कि अगर हम मान लो कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स डालते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और 1 डाल देता हूँ और यहाँ पर एक और 3 में डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 3 डाला, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, 2 1s मैंने डाले हैं, लेकिन वो लेगा एक ही। भले ही आप डालो 2, लेकिन वो अभी भी एक ही लेगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, सिंगल 1 सिंगल 3 आ रहे हैं, 5 6 7 तो ऑलरेडी से सिंगल था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपके सेट के। चलो अब दूसरा हम देखते हैं इंसर्ट फंक्शन किस तरह से यूज़ होता है। इंसर्ट फंक्शन, ठीक है, देखो इंसर्ट फंक्शन हम अभी क्यों सर कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं सेट में बताने के लिए। इंसर्ट फंक्शन आपको बता देगा किस तरह से आपको एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि बाकी एलिमेंट्स में, बाकी कंटेनर्स में जैसे वेक्टर में पुश बैक होता है, फॉरवर्ड लिस्ट में आपका पुश फ्रंट होता है। ठीक है, एरे में आपका पुश होता है, मतलब बैक से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग से भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, इसको 1 कर देते हैं उससे अच्छा। आई इज लेस देन 6, आई प्लस प्लस, एक नया सेट बना लेते हैं यहाँ पर, सेट इंट S1। ठीक है, साइज़ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपना साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर लेगा, उसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट क्या है, S1 डॉट इंसर्ट, कौन सी वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर आई को करना है। ठीक है, फिर हम इसको प्रिंट करा देते हैं, तो प्रिंट S1 को सेव करके हम रन करते हैं। फिलहाल के लिए ये जो ऊपर हमने सेट बनाया है इसको कमेंट में रख देता है, बस हम दूसरे सेट को देखना चाहते हैं। तो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से आपका इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से इंसर्ट फंक्शन कुछ काम करता है। बाकी देखो इसमें जो बिगिन है कुछ वो उसी मतलब सेम उसी तरह से काम करेगा जैसा अपना वेक्टर में काम करता था। बिगिन हो गया, एंड हो गया, ठीक है, साइज हो गया, ये सेम उसी तरह से काम करेंगे जैसा वेक्टर में करते थे, वेक्टर और एरे में। ठीक है, फिर यहाँ पर मैक्स साइज भी होता है आपका, मैक्स साइज ये आपको मैक्सिमम साइज निकाल के देगा। ठीक है, एम्प्टी हो गया आपके पास, फिर शायद से क्लियर भी होता है। एक बार हम देखते हैं क्लियर वर्क करता है या नहीं, हम उसको अपने प्रोग्राम में ले आते हैं, सॉरी। ठीक है, हम यहाँ पर करते हैं अपना S1 डॉट क्लियर, अगर होगा तो यहाँ पर सजेशन दिखा था, हाँ बिल्कुल, तो क्लियर फंक्शन यहाँ पर वर्क करता है अपने सेट के लिए भी, क्लियर फंक्शन। तो ये सारा जो चीज़ है वो वर्क करता है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है जैसा अपना वेक्टर में रहता है, तो आपको यहाँ पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है किसका मैंने कोड नहीं लिखा है। वेक्टर अगर आपने पढ़ा है तो सेम तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ भी कुछ होता है। चलो, आप एक दूसरा सेट भी बना सकते हो एग्जिस्टिंग सेट की मदद से, तो वो किस तरह से होता है, देखो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से एक नया सेट आपने बनाया। आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले सेट का स्टार्टिंग पॉइंट दोगे S1 डॉट बिगिन करके, फिर उसका एंड पॉइंट दोगे S1 डॉट एंड करके। ठीक है, तो इस तरह से करके आप दूसरा सेट भी अपना बना सकते हो। अगर हम प्रिंट यहाँ पर S2 करते हैं तो देखो अभी हम ये प्रिंट S1 जो है उसको अभी हम कमेंट में रख रहे हैं। ठीक है, तो S2 अभी प्रिंट हो रहा है, तो S2 का वैल्यू भी देखो जो वही है जो S1 में था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप यहाँ पर सेट को अपना बना सकते हो। अब अगला चीज़ देखते हैं क्या है। अगला जो चीज़ है वो है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंसर्ट किस तरह से काम करता है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी कंटेनर से, उसको हम देखते हैं किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन का तो सबसे पहला आपने यूज़ यहीं पर देख लिया कि किस तरह से हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसको ये एक ये वेरिएंट है कि आप यहाँ पर बस एक वैल्यू को दो और वो इंसर्ट करता जाएगा लाइन वाइज। ठीक है, दूसरा ये सिंटेक्स है कि आप जैसे कि एक कॉपी बना रहे हो दूसरे एलिमेंट का, जैसे कि ये सेट हम बनाते हैं अब एक अगला सेट इंट S3। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें हम कुछ इंसर्ट करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे S3 डॉट इंसर्ट। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो अभी हम देते हैं फिलहाल देखो S1 डॉट बिगिन का वैल्यू देते हैं बिगिन। आप यहाँ पर फिर S1 डॉट एंड भी दे सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो वो वहाँ से वैल्यू उठा के इस पर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। प्रिंट S3 करते हैं तो देखना ये भी जो अपना S1 में जो वैल्यू था वही सेम यहाँ पर आपको प्रिंट करके देगा, जो कि है 1 2 3 4 5।
कुछ इस तरह पे आप इंसर्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ है वही सेम चीज़ ये कर रहा है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, देखो इसका एक और यूसेज है यहाँ पर। आप चाहते हो कि नहीं अभी मेरे को क्या करना है, बस 3 तक मेरे को कॉपी करना है। ठीक है, या 3 तक बस मेरे को कॉपी करना है, तो आप वो किस तरह से करोगे? आप यहाँ करोगे S1 डॉट फाइंड का यूज़ करोगे। अब मेरे को फाइंड का मतलब बताओ, फाइंड यहाँ पर क्या है? देखो, फाइंड आपका क्या काम करता है आपको पता है? वो आइटरेटर रिटर्न करता है। ठीक है, आइटरेटर रिटर्न करता है। और फाइंड का काम क्या है कि जो भी एलिमेंट आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, वेक्टर मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताया आपको एल्गोरिदम वाले लेक्चर के अंदर कि फाइंड क्या करता है, काउंट क्या करता है। ठीक है, तो फाइंड क्या करेगा, इसके अंदर आपने जो भी एलिमेंट दिया है उसका आइटरेटर आपको निकाल के देगा। ठीक है, और इंसर्ट फंक्शन दोनों का दोनों जो पैरामीटर है वो आइटरेटर ही एक्सेप्ट करता है। तो ये बिगिन तो आइटरेटर है ही, ये फाइंड भी जबकि आपका आइटरेटर ही रिटर्न करता, तो मैंने यहाँ पर एस1 डॉट फाइंड 4 लिखा। इसका मतलब ये है कि अब ये बिगिन से लेके जहाँ 4 का पोजीशन होगा वहाँ तक ये कॉपी करेगा। लेकिन आपको पता है ये जो सेकंड पार्ट रहता है वो एक्सक्लूडिंग रहता है, तो शायद हो सकता है कि 4 इंक्लूड ना हो। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी रन करके। 4 इंक्लूड नहीं हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ तक हुआ। तो ये एक अलग से आपका ये एक इंसर्ट फंक्शन का एक वेरिएंट है। चलो, अब यहाँ पर हम देखते हैं इरेज फंक्शन। इरेज फंक्शन, इरेज फंक्शन का भी आपका पास दो सेम तरह से काम करने वाला जो वेरिएबल है वो है, तरीका है। देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला तरीका है इंट नम इज इक्वल्स टू s1 डॉट इरेज। आप कौन से एलिमेंट को चाहते हो इरेज करना, तो हम चाहते हैं कि 3 जो इसमें एलिमेंट है। हाँ, एक चीज़ और है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर्टी ही आपका सेट का जो पांचवा प्रॉपर्टी लिख लो, वो है कि अनइंडेक्स्ड रहता है। अनइंडेक्स्ड मतलब इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है, ज़ीरो बेस्ड या किसी भी बेस्ड इंडेक्सिंग होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें इंडेक्स हम नहीं देते हैं, कहीं पर भी इंडेक्स हम नहीं देते हैं। इसलिए ये जो आ रहा है ये इंडेक्स नहीं है, याद रखो ये एलिमेंट है। ठीक है, तो हम चाहते हैं 3 जो एलिमेंट है वो यहाँ पर इरेज हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट आपका S1 करा देते हैं। ठीक है, रन करते हैं, तो S1 से देखो 3 आपका इरेज हो जाने वाला है। ठीक है, तो इरेज हो गया 3। तो इंडेक्स नहीं यहाँ पर हम देते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है, ये आप सोच रहे हो कि यहाँ पर नम क्या है। ठीक है, ये हमने नम ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि ये जो चीज़ है नम, वो क्या करता है, ये जो इरेज फंक्शन है ना, वो यहाँ पर अब रिटर्न करेगा कुछ। क्या रिटर्न करेगा, कितना एलिमेंट इसने रिमूव किया वो चीज़ ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सी आउट नम एंडल, तो ये बताएगा कितना एलिमेंट इसने रिमूव किया है वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमने अभी एक ही एलिमेंट रिमूव किया है, तो यहाँ पर 1 दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम इसको हटाते हैं। अब दूसरा इसका वेरिएंट देखते हैं वो किस तरह से होता है। तो S1 डॉट इरेज, आप कहाँ से कहाँ तक इरेज करना चाहते हो, तो S1 डॉट बिगिन से लेके हम चाहते हैं कि हम 3 तक उसको इरेज कर दें। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, S1 डॉट फाइंड 3 तक करना है तो हमको उसके बाद का एलिमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि वो जो चीज़ है एक्सक्लूडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर S1 को प्रिंट करा देंगे। तो अब देखना यहाँ पर क्या होगा, आपका 4 और 5 मतलब 1 से लेकर 3 तक वो इरेज हो चुका है। क्या इसको हम नम में स्टोर कर सकते हैं, देखते हैं। देखते हैं, कोई एरर नहीं आया मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर एरर आ गया, इसका मतलब हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इरेज का जो पहला वेरिएंट है बस वही रिटर्न करेगा आपको कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसने इरेज किया है। बाकी ये जो सेकंड वेरिएंट है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, वो बस इरेज करके आपको दे देगा। तो ये सेट का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस था, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर हम देखते हैं। तब तक मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइंड है वो किस तरह से वर्क करता है, अपने एल्गोरिदम वाले लेक्चर में वो आप जाके देख लेना। ऐसा नहीं है कि एल्गोरिदम बस आपके वेक्टर पे लागू होता, सारे जो कंटेनर्स है उस पर लागू होता है। ठीक है, तो फाइंड और काउंट का जो काम है वो आप देख लेना, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। फिर स्वैप फंक्शन का भी काम मैंने बता के रखा हुआ है, तो वो भी यहाँ पर भी लागू होता है। स्वैप फंक्शन, स्वैप फंक्शन का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर, तो आपका नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप जो 2 सेट्स को स्वैप कर रहे हो, एक सेट में हो सकता है आपके पास 5 एलिमेंट्स हो, दूसरे सेट में हो सकता है आपके पास 1 एलिमेंट हो या 2 एलिमेंट हो, मतलब दोनों सेट्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम नहीं होते हैं, नहीं होंगे तो भी वो स्वैप कर देगा, लेकिन हाँ डेटा टाइप बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई सेट की, ठीक है। अब यहाँ पर सेट की वेरिएंट की बात करते हैं। इस सेट का क्या क्या वेरिएंट जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर होगा। तो पहला जो चीज़ है वो है मल्टी सेट। मल्टी सेट, अब ये मल्टी सेट क्या है? मल्टी सेट क्या करता है, जैसे आपने सेट में देखा कि आपका जो एक एक जो की है या वैल्यू है या एलिमेंट है वो यूनिक है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेट में क्या होगा कि वो यूनिक नहीं रहेगा। उसमें हो सकता है कि आपके पास मोर देन वन एलिमेंट्स हो जो कि यूनिक ना हो, ठीक है। वो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर हम एक बना लेते हैं सेट वेरिएंट नाम से, ठीक है। हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लिया। तो यहाँ पर ये सेट ही रहेगा, हेडर फाइल, ठीक है, ये सेट ही रहेगा। बस आपको मल्टी सेट बनाना है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मल्टी सेट लिखोगे। देखो यहाँ पर सजेशन आ चुका है। अगर हम करेंगे यहाँ पर इंट ms लिख देते हैं इसको मल्टी सेट के लिए, ठीक है। इसमें अब हम एलिमेंट्स डालते हैं जो कि यूनिक नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि 1 1 यूनिक नहीं हुआ, 2 2 यूनिक नहीं हुआ, 4 5 6 5 भी यूनिक नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो लिखेंगे फॉर ऑटो, एक काम करना, ये इसको ऐसे कर लेना, फॉर कॉन्स्ट ऑटो @INMS अपना सी आउट आई स्पेस, ठीक है। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। चलो, तो कुछ इस तरह से इसका यहाँ पर आउटपुट आ रहा है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने जो दिया है, जो यूनिक एलिमेंट्स हैं जो यूनिक नहीं है, जैसे कि 1 1, उसको उसने हटाया नहीं है, ठीक है। इसलिए मल्टी सेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल जो एलिमेंट्स है जो यूनिक नहीं भी होंगे तो भी आपके एलिमेंट्स में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्डर। ऑर्डर देखो अभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि किस तरह से आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंट के बाद एक पैरामीटर लगाओगे जो कि है ग्रेटर इंट, ठीक है। ये पैरामीटर आपको लगाना पड़ेगा। ये एज अ सेकंड पैरामीटर अगर आप पास करोगे ग्रेटर इंट, जो कि हमने वेक्टर में भी देखा था या शायद किसी में भी तो हमने देखा था, ठीक है। तो वो ये इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से कुछ चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर इंट लगाने से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है। बाकी सारा चीज़ सेम रहता है, इंसर्ट फंक्शन उसी तरह से काम करता है, ठीक है। मतलब बस डिफरेंस यही है मल्टी सेट और सेट में कि आपको जो की है वो नॉट यूनिक होगा, ठीक है। चलो, दूसरा होता है आपका अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है, ये दूसरा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका की जो है वो तो यूनिक होना चाहिए, लेकिन आपका जो एलिमेंट्स है वो अनऑर्डर्ड रहेंगे, ठीक है। ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। इसको देखते हैं, इंटेजर टाइप का ये रहेगा, फिर इसको यूएस नाम दे देते हैं या फिर यूएनएस नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये हमने एलिमेंट्स दिए हैं। इसको प्रिंट करा के एक बार देखते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम सेम चीज़ को यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा आपके पास यूएनएस, ठीक है। और ये जो अनऑर्डर्ड सेट है, ये इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम ही होता है अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट देख लो यहाँ पर आ चुका है वो, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रन करते हैं। एक बार ये एरर हट जाए प्रोग्राम में इंक्लूड होके तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। चलो, हट गया। अब यहाँ पर देखो ये पहला पहला वाला को इग्नोर करो, यहाँ पर हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दूसरे वाले की। तो यहाँ पर देखो ये जो ऑर्डर है, एक काम करते हैं, इसको फिलहाल के लिए हम कमेंट में ही रखते हैं, ठीक है। हम बस दूसरे वाले को देखना चाहते हैं, अनऑर्डर्ड सेट को हम देखना चाहते हैं। तो फिर से हम सेव करके एक बार रन कर देते हैं। हाँ, अब देखो ये जो ऑर्डर है वो रैंडम हो गया अब, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि 2 आपने पहले डाला तो उसने 2 को पहले लिखा, वैसा भी कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा भी नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो 6 5 फिर 1 4 आ गया, फिर 3 2 आ गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता है। आपने जो इनपुट दिया है उससे भी डिफर कर सकता है ऑर्डर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कीज़ यूनिक रहनी चाहिए। 2 जैसे कि 2 का कॉपी है यहाँ पर, तो 2 एक ही प्रेजेंट है, ठीक है। 3 का भी यहाँ पर कॉपी प्रेजेंट है लेकिन 3 एक ही है। तो ये चीज़ अनऑर्डर्ड मैप करता है। ये जो लास्ट टाइप का आपका हो गया
वो हो गया अनऑर्डर्ड मल्टी सेट। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड मल्टी सेट क्या करेगा, वो ऑर्डर्ड नहीं होगा, उसका की भी यूनिक नहीं होगा। ठीक है, तो वो दोनों प्रॉपर्टीज़ होते हैं अनऑर्डर्ड मल्टी सेट की। तो कुछ इस तरह से ये मेरा सेट का जो 4 वेरिएंट है वो काम करता है। और सारा का सारा तो डिफरेंस क्या आता है चारों में, कुछ कुछ फंक्शंस में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है सारे सेट के जो वेरिएंट्स हैं उसमें। ठीक है, तो किसी में इंसर्शन डिलीशन का हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायरेक्टली 1 हो, किसी में हो सकता है ओ ऑफ लॉग एन हो। ठीक है, किसी में हो सकता है ओ ऑफ एन हो, ओ ऑफ एन तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। और चूंकि इंडेक्सिंग प्रेजेंट नहीं है तो मैंने जो एक पॉइंट आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि सेट में एक बार जो वैल्यू गया वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, भले ही उसके लिए आपको चेंज आप वैसे भी नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लिख दो कि S1 को 1 नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो 7 रहे, वैसा आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऐसा करना है तो 1 को पूरा पूरा आप रिमूव करो, फिर 7 को इंसर्ट करो। ठीक है, मतलब बोलने का ये पॉइंट है कि जैसे मेरे पास सेट में है ऐसा 1 2 3 4 5, आप चाहते हो कि यहाँ पर 1 की जगह पर ये 1 हट जाए, ये 1 हट जाए और यहाँ पर आपका 7 आ जाए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आप लिखोगे S1.@0 = 7, ऐसा वैलिड नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी आप मतलब कोई भी ऐसा सिंटेक्स लगा के ये चीज़ आप कर ही नहीं पाओगे। इसको करने का बस एक ही टेक्निक है, आप पूरा पूरा 1 को इरेज करो। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिखो कि S1 इरेज करो पहले अपना 1 को, यहाँ पर ऐसा 1 लिख के, तो आपको 1 यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, फिर आप 7 को इंसर्ट कर दो। 7 को इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया S1.insert 7 कर दो। ठीक है, तो 7 यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑर्डर हो सकता है चेंज हो जाए, अगर सेट होगा तो वो 7 लास्ट में चला जाएगा खुद से ऑर्डर होके। ठीक है, अनऑर्डर्ड रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, वो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका सेट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेट क्या होता है। अगले वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबली मैप ही कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।